ग्लोबल इकोनॉमी के इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारत के उस विशाल और तेजी से फैलते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीए नेटवर्क की बात करेंगे, जो सोर्स मटेरियल के अनुसार दुनिया के व्यापारिक नक्शे को पूरी तरह से बदल रहा है। ये सिर्फ कागजों पर किए गए कुछ साइन नहीं है, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है जो आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगी। इस विश्लेषण की दिशा कुछ इस तरह रहेगी। पहले हम इंटरनेशनल ट्रेड की बिग पिक्चर देखेंगे, फिर दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड जायंट्स के साथ इसकी तुलना करेंगे। इसके बाद रूस के साथ व्यापार की चुनौतियों, न्यूजीलैंड के साथ हुई शानदार डील और आखिर में एक मजबूत ब्रांड इंडिया बनाने की जरूरत पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंडियाज़ एक्सपैंडिंग ट्रेड मैप की बात करते हैं। शुरुआत बिग पिक्चर से करते हैं कि कैसे भारत बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपने ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस को दुनिया भर में फैला रहा है। सोर्स के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया इन हालिया ट्रेड डील्स को एक वंस इन अ जनरेशन मोमेंट कह रहा है, मतलब एक ऐसा मौका जो पीढ़ियों में बस एक बार आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत जल्द एक ऐसा खुला बाजार देखने को मिलेगा जहां विदेशी और घरेलू ब्रांड्स बिल्कुल आमने सामने एक ही खुले मैदान में कड़ा मुकाबला करेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है इसमें शामिल देशों की भारी तादाद। जो डील्स ऑलरेडी साइन हो चुकी हैं, जरा उन्हें देखिए। यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ समझौता 2027 से लागू होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसियान देशों के साथ भी डील्स पक्की हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, कनाडा, चिली और सऊदी अरब जैसों के साथ अभी भी बातचीत चल रही है। सोर्स ये भी बताता है कि अमेरिका के साथ डील फिलहाल कुछ जियोपॉलिटिकल और लीगल वजहों से अटकी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर पूरी दुनिया के साथ एक बहुत ही विशाल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कंपेयरिंग ग्लोबल ट्रेड जायंट्स। चलिए देखते हैं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों से इस रणनीति की तुलना की जाती है तो तस्वीर कैसी नजर आती है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अमेरिका और चीन का फ्री ट्रेड मैप सबसे विशाल होगा, है ना? लेकिन सोर्स का डेटा एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। असल में अमेरिका के पास बहुत ही लिमिटेड डायरेक्ट एफटीए हैं, जो सिर्फ उनके कुछ क्षेत्रीय सहयोगियों तक ही सीमित हैं। उनके कई बड़े सौदे तो कानूनी अड़चनों की वजह से ठंडे बस्ते में पड़े हैं। वहीं अगर चीन की बात करें तो उनके पास भी डायरेक्ट बायलेटरल ट्रेड डील्स बहुत कम हैं। उन्होंने मेनली आरसीईपी ब्लॉक के जरिए ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बनाई है। और इसके ठीक उलट भारत की जो मौजूदा रणनीति है ना, वो देश दर देश अलग अलग समझौते करने की है, जो बिल्कुल ही अलग तरह का ट्रेड नेटवर्क खड़ा कर रही है। लेकिन ट्रेड में सब कुछ इतना सीधा नहीं होता, और यही बात हमें तीसरे हिस्से यानी द रशिया ट्रेड चैलेंज की तरफ ले जाती है। $60 बिलियन, जी हाँ, $60 बिलियन। सोर्स इस भारी भरकम आंकड़े को सामने रखता है ताकि व्यापार के इस बेहद असंतुलित हिस्से को गहराई से समझा जा सके। इस विशाल आंकड़े के पीछे एक बहुत बड़ा व्यापारिक असंतुलन यानी ट्रेड डिस्पैरिटी छिपी है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ भारत रूस से लगभग $60 बिलियन का भारी भरकम सामान इंपोर्ट करता है, लेकिन बदले में जो एक्सपोर्ट होता है वो मुश्किल से $3 से $4 बिलियन के आसपास ही है। सोर्स के अनुसार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच ये जो खाई है ना, इतनी बड़ी है कि दोनों देशों के बीच एक सीधा और आसान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना फिलहाल बहुत ही मुश्किल है। इसी भयंकर असंतुलन की वजह से सोर्स का एनालिसिस ये साफ करता है कि भविष्य में रूस के साथ अगर कोई ट्रेड डील होती भी है तो उसमें आसपास के देशों को शामिल करना ही पड़ेगा। कजाकिस्तान और बेलारूस जैसे पड़ोसी देशों को मिलाए बिना इस डील को बैलेंस करना लगभग नामुमकिन है। तराजू को बराबर करने के लिए पूरे रीजन को एक साथ लाना जरूरी हो जाएगा। अब इन बड़े जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से थोड़ा जूम इन करते हैं और चौथे हिस्से पर आते हैं, द न्यूजीलैंड ब्रेक थ्रू। देखते हैं कि वहां क्या शानदार सफलता मिली है। इस एग्रीमेंट की जो डिटेल्स हैं वो वाकई जबरदस्त हैं। सोर्स इस बात को हाईलाइट करता है कि कैसे कपड़ों यानी टेक्सटाइल के व्यापार पर पहले जो 10% तक का भारी भरकम टैरिफ लगता था, वो अब घटकर सीधा 0% होने जा रहा है। इसके अलावा लेदर, प्लास्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा। साथ ही 5000 वीजा का एक डेडिकेटेड कोटा और न्यूजीलैंड की तरफ से पूरे $20 बिलियन की बड़ी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट भी इसका हिस्सा है। स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो ये पश्चिमी देशों के मजबूत फाइव आइज गुट वाले देश में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और इस पूरी मेहनत का अल्टीमेट टारगेट क्या है?
सोर्स बताता है कि अगले 5 सालों के अंदर बायलैटरल ट्रेड को $5 बिलियन के एक बड़े माइलस्टोन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ग्लोबल ट्रेड में जीतने के लिए घर में भी तो मजबूत होना पड़ेगा। और यहीं से हम 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, बिल्डिंग ब्रांड इंडिया, जहां ये एनालिसिस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की असलियत पर बात करता है। अब इसके पीछे का जो असली इकोनॉमिक खेल है, उसे समझने के लिए सोर्स करंट अकाउंट डेफिसिट के लगातार बने रहने की ओर इशारा करता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई देश दुनिया से सामान खरीदता ज्यादा है और बेचता कम है। इससे सीधा असर क्या होता है? देश की करेंसी कमजोर पड़ने लगती है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि हम दुनिया भर के बाजार तो खोल लेंगे, लेकिन उसका फायदा तभी है जब हमारे पास वहां बेचने के लिए हाई क्वालिटी सामान हो। इसी बात पर सोर्स एक बहुत ही दमदार तर्क रखता है। इन बड़े समझौतों का असली फायदा उठाने के लिए हमारी घरेलू कंपनियों को वो जो रातों रात जल्दी मुनाफा कमाने वाला माइंडसेट है ना, उसे पीछे छोड़ना होगा। इसके बजाय फोकस ऐसे लेगेसी ब्रांड्स बनाने पर होना चाहिए जो लंबे समय तक टिकें, जो दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करें और जिनकी क्वालिटी। सोर्स का एनालिसिस इंटरनेशनल पीआर और उससे जुड़ी कुछ गंभीर चुनौतियों की भी बात करता है। सोर्स का दावा है कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नेगेटिव सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, और उनका तर्क है कि कुछ खास प्रो टर्की और प्रो पाकिस्तान अकाउंट्स जानबूझकर भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और देश की ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन दावों के बीच सोर्स एक बड़े और पावरफुल पीआर कैंपेन की जरूरत पर जोर देता है, ताकि दुनिया को एक न्यू इंडिया की पॉजिटिव छवि दिखाई जा सके। आखिर गोल तो यही है ना कि भारतीय प्रोडक्ट्स पर भी वैसा ही ग्लोबल ट्रस्ट बने जैसा आज मेड इन जापान या मेड इन जर्मनी टैग के साथ जुड़ा होता है। और अब इस पूरी चर्चा के बाद चलिए सोर्स के एनालिसिस से निकले एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो तेजी से फैलते ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या सिर्फ एक बड़ा ट्रेड मैप बिना एक मजबूत ग्लोबल इमेज और अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग पर गर्व किए बिना असल में ग्लोबल इकोनॉमिक दबदबा बना सकता है? क्या एक बेदाग और मजबूत इंटरनेशनल रेपुटेशन के बिना ये पूरी रणनीति वाकई काम करेगी? इसी अहम सवाल के साथ सोर्स मटेरियल का यह विश्लेषण यहीं पूरा होता है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।